हाँ, अब देखो अपने इस थर्ड क्वेश्चन का चौथा पार्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बस समझना थोड़ा अच्छे से है। क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक टैक्सी है जो उसमें एक तो फिक्स चार्ज लग रहा है, नियत भाड़ा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी, दोनों शामिल करके चल रही है। अब कैसे कैसे चल रही है, कितनी दूरी चल रही है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसने 105 रुपये दिए, ठीक है, और 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 155 रुपये दिए। अब आपसे पूछ रहा है बताओ वो नियत भाड़ा कितना था, मतलब फिक्स चार्ज कितना था, और प्रति किलोमीटर भाड़ा उसने क्या लिया। इसको मैं बताऊँ कैसे समझना है क्वेश्चन को आपको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी उल्ट पटांग से दे रखी है, आपको इसको ईजिली ऐसे समझना है कि सपोज अपन जैसे कोई कैब मंगाते हैं, सिंपली समझना, कोई अपन ने कैब को मंगाया और वो कैब जब अपने घर आई तो वो अपन ने मंगा ली, तो घर आते ऐसा मान लो कि उसका ये था कि अपन चाहे उसमें बैठो चाहे ना बैठो, अपने घर आने के सपोज उसने कह दिया कि मैं 25 या 30 रुपये लूँगा, ये फिक्स चार्ज है उनका, फिक्स प्राइस है। अब इसके बाद अपन जितने भी किलोमीटर चलेंगे वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और कुल मिला के पैसा ले लेगा। सपोज अपन 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर के उसने कहा कि आपके 5 किलोमीटर के 35 रुपीज़ और हो गए, इसका मतलब 7 रुपये पर किलोमीटर उसने लिए होंगे, और दोनों को मिला के अपने से उसने ले लिए 60 रुपये, ठीक है, ये अपना उसका चार्ट कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है कि फिक्स प्राइस, इसने तो बता दिया कि मैं आपसे 25 लूँगा, लेकिन इसके अंदर ये बताया नहीं है, तो मान लेते हैं वो x है, फिक्स प्राइस x है, और फिर अपन कितना चल रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहे हैं। अब 10 किलोमीटर चल रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना, तो 10 किलोमीटर इंटू जो भी रुपए आएंगे वो अभी पता करेंगे कितना पर किलोमीटर चार्ज है ना, बराबर जुड़ के 105 रुपये, ये सिस्टम है, समझ गए। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो इस चीज़ को दिमाग रखना। तो अभी मैं आपको कुछ सिस्टम बताता हूँ, इसकी अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो अपन सबसे पहले मानते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि लेट फिक्स प्राइस, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज माना नियत का मतलब फिक्स होता है, नियत भाड़ा, ठीक है, वो सपोज अपन मान लेते हैं x रुपीज़। फिर अपन ले रहे हैं पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज यानी कि प्रति किलोमीटर किराया, या भाड़ा एक ही बात है, किराया बोल दो चाहे भाड़ा बोल दो एक ही बात है। वो अपन सपोज ले लेते हैं y रुपीज़ पर किलोमीटर। ये ध्यान रखना, वो हर एक भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा तो उसके y रुपीज़ लेगा अपन से, और वो अपन से टोटल कितने रुपए ले रहा है, टोटल जो ले रहा है टोटल चार्ज का मतलब कुल भाड़ा, और कुल भाड़ा वो ले रहा है 105 रुपये। अब समझना, इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार, मैं एक इक्वेशन बना दूंगा इसकी, प्रश्न अनुसार ये बना कि ये तो उसने फिक्स चार्ज लेगा चाहे कितने किलोमीटर चलो, इसके बाद में अपन कितने किलोमीटर चलेंगे वो y रुपीज़ लेगा। y का मतलब कितने भी, भाई जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था कैब का, उस कैब वाले ने अपन से 7 रुपये लिए, लेकिन अभी इसमें ये पता नहीं चल रहा कि वो पर किलोमीटर कितना लेगा, लेकिन चल कितना रहा है, वो 10 किलोमीटर चल रहा है, किस रेट से, उस रेट का पता नहीं। y से मल्टीप्लाई क्यों किया कि जैसे अपन से उसने 35 रुपये लिए थे, इसका मतलब अपन कितने किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर, 5 × 7 रुपये, तभी 35 रुपीज़ लिए। तो ये तो किलोमीटर और ये इसकी रेट, यहाँ पर ये तो किलोमीटर, ये y इसकी रेट, y का मतलब अभी पता कर लेंगे y कितना है, लेकिन अभी अपन मान के चल रहे हैं कि y रेट्स हैं, ठीक है, बराबर कितने रुपये लेगा ओवरऑल दोनों को मिला के, ये तो फिक्स, और 10 किलोमीटर 105 रुपये लेगा। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे सेकंड सिस्टम क्या है, सेकंड है सिमिलरली करके लिख देता हूँ, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार। फिर नेक्स्ट है कि वो 15 किलोमीटर चलता है और 155 रुपये देता है, ठीक है, यानी कि जर्नी 50 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज़ 155, यानी कि x तो फिक्स है और 15 किलोमीटर चलेगा और 155 रुपीज़ वो देगा। बहुत ईजी है ना। बस इसके बाद में तो आपको बताइए वही सिस्टम, कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए अपन कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो अपन सपोज बाय इक्वेशन फर्स्टली, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये है x + 10y = 105। किसी को भी सेपरेट कर लो तो 105 - 10y, 10 उधर चला गया, ये x हो गया सेपरेट। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन
3। फिर अपन इस वैल्यू को पुट करवाते थे, मतलब सिस्टम में सेम रखूँगा जो बिल्कुल प्रॉपर वही पैटर्न, ताकि कोई दिक्कत ना आए कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन, यहाँ 1 लिया था तो 2 में, ठीक है, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर अपन जो जहाँ पर x है वहीं रख देंगे, यानी कि 105 माइनस 10y, 105 105 माइनस 10y x की जगह प्लस 15y अपनी जगह इक्वल्स टू 155। चलो अब क्या हो जाएगा कि 105 को अपनी जगह रहने दो और यहाँ सॉल्व कर लो, 15y माइनस 10y चला गया तो 5y बच गया बराबर 155। नेक्स्ट क्या करो, 5y अपनी जगह रहने दो, 155 अपनी जगह रहने दो, 105 को इधर भेज दो ताकि ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि भी प्लस में, तो 5y इक्वल्स टू माइनस करोगे तो 50 हो गया, ठीक है, हाँ 50, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/5, ये 5 है, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ये जो y की वैल्यू आई 10, इसको अपन कहाँ रख देंगे इक्वेशन, कोई सी में रख दो जहाँ y सेपरेट हो, या फिर यहाँ कहीं पर भी रख दो, 3 में रख दो, यानी कि द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, यानी कि y का जो मान है, y का मान समीकरण 3 में रखने। अगर आपने पूरा चैप्टर मेरे से पढ़ा होगा तो पूरा सिस्टम एक ही मिलेगा, पूरे की पूरी मेथड को अपने सेम टू सेम मेथड से किया है, तो मतलब रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सेम टू सेम इजी पड़ जाएगा। y की जगह 10 लेना है तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह 10, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है, 5 रुपये, तो y की वैल्यू 10 रुपये हो गया और x की वैल्यू हो गई 5। अब सुनो, मैंने यहाँ रुपीज़ क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ने भी यहाँ रुपीज़ से ही इसको इंडिकेट किया था। अब मेरी बात समझना, x को अपन ने क्या माना था वो बात लिख देंगे, यानी कि देयरफॉर द फिक्स्ड प्राइस जिसको अपन ने माना था x, वो तो हो गया 5 रुपये, इसका मतलब वो 5 रुपये तो फिक्स प्राइस है उसकी, ये लेगा। अब जितने भी किलोमीटर चलोगे, यानी कि अतः नियत भाड़ा, ठीक है, और इसके बाद में अपन पर किलोमीटर चार्ज चल रहे थे, तो पर किलोमीटर चार्ज हो जाएगा, यहाँ चार्ज कर लेना, पर किलोमीटर चार्ज की अपन अगर बात करें, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो वो हो जाएगा, जिसको अपने y से डिनोट किया था वो है 10 रुपीज़, ठीक है, वो 10 रुपये हो गया। तो अब ये दोनों आंसर आ चुके, एक दो बातें इसने ये पूछी थी, ये आ गई, और एक बात उसने और पूछी है, कौन सी, कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। ये दो बातें पूछी थी, फिक्स प्राइस और पर किलोमीटर चार्ज, तो अपन ने बता दिया। फिर एक बात और पूछी कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो फिर उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, अलग से एक बात और पूछिए। दो तो ये हो ही गई, तीसरी बात पूछिए, यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसको कितने देने पड़ेंगे, कि 25 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो पर किलोमीटर चार्ज से, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपये, तो ये हो गया 10 रुपीज़ है ना, पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपये ले रहा है वो, तो 250 रुपये हो गया, लेकिन 5 रुपये फिक्स चार्ज भी तो लग रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, कि 250 रुपये तो इसके ये हो गए 25 किलोमीटर चलने के, प्लस 5 रुपये हो गए उसके फिक्स चार्ज, तो कुल मिला के इसको 255 रुपये देने पड़ेंगे, 255 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई कि 10 किलोमीटर का चार्ज 250 रुपये प्लस 5 रुपये उसकी फिक्स चार्ज है, ये और लगेगा, तो 255 रुपये आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से तीनों आंसर आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे ही देखो, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ध्यान से समझना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कौन? भिन्न, यानी कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब हो जाती है, जब 2 जोड़ दिया जाए
बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले बस इतना ही समझो, आगे फिर बाद में चलेंगे सॉल्यूशन। इसने बात करी भिन्न की। भिन्न जिसको अपन बटे में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाली वैल्यू हर होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अपन को मानना पड़ेगा कि आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या, अंश और हर है क्या, नहीं। तो अपन को मानना पड़ेगा कि लेट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज x, मान लेते हैं x, माना अंश बराबर x, ये मान लेते हैं कि x। फिर अपन मान लेते हैं डिनोमिनेटर, लेट डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर वो हो गया अपना y, यानी कि माना हर, वो है y। तो इससे फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, पूरी बात को समझना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न बन जाएगी, x ऊपर लिखा जाता है और y, बस इतना काम तो अपन को पहले से ही करना है, ये तो फिक्स है क्योंकि हमारे पास नहीं है। अब जैसा ये कह रहा है वैसा अपन कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति ये है कि जो आपका अंश है और हर दोनों में दो दो जोड़ना है, मतलब कि x इसमें भी दो जोड़ना है और y इसमें भी दो जोड़ना है। तो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो कितनी मिल जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11। ये बात समझ में आ गई। मतलब अंश जो कि x है यानी कि न्यूमरेटर, और हर यानी कि y जो कि डिनोमिनेटर यानी कि y हो गया। x और y फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, दोनों में दो इसमें जोड़ना है, दो इसमें जोड़ना है। तो x में भी दो जोड़ना है और y में भी दो जोड़ना है। तो फिर जो भिन्न बनती है फ्रैक्शन वो 9/11 हो जाती है, यानी इक्वल टू 9/11। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे किया तो 11x से भी होगा, तो 11 2 से भी होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 11x + 22। ऐसे ये भी इससे होगा तो 9y + 18, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट का मतलब x और y एक तरफ, इसको लिया उधर माइनस का 9y = 18, ये 22 चला जाएगा उधर, यानी कि 11x - 9y = -4। ये बन गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन यानी कि दूसरी स्थिति क्या है क्वेश्चन की, दूसरी स्थिति ये है कि उसने कहा कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x और ये y, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे। तो फ्रैक्शन क्या बन रही है, 5/6, 5/6 हो जाता है ये देखो, ठीक है। 5/6 बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे किया तो 6x + 18, इसको इससे किया तो 5y + 15। x और y एक तरफ कर लो, 6x, इसको इधर लिया हो तो -5y, 15 अपनी जगह, 18 को भेज दो इधर, तो 6x - 5y = -3। ये हो गया अपना समीकरण 2 यानी इक्वेशन सेकेंड। अब सेम टू सेम वैसा का वैसा बन गया, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, ये रहा 11x - 9y = -4। तो क्या करना है, सेपरेट, 11x अपनी जगह, -4 अपनी जगह, 9y को उधर भेज दो तो 9y हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 + 9y/11, ये सेपरेट, इक्वेशन 3, ठीक है। कोई टेंशन मत लो कि ऐसी मुश्किल वैल्यू, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अब ये बहुत इजी बन जाएगी। इसको अपन 2 में रख देंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने की जगह प्रतिस्थापित लिख दो, क्योंकि जो मेथड है इसलिए, तो प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। तो देखो इसमें करते हैं अपन प्रतिस्थापित, ये x की वैल्यू इसमें रखते हैं, 6x, x की जगह रख देंगे अपन -4 + 9y/11 -5y = -3, ठीक है। चलाते हैं आगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर इससे कट रहा होता तो काट देते, कट तो रहा नहीं है, तो इसको इससे कर दिया तो माइनस का 24, मतलब 6 एक बार 4 से होगा तो 9y से भी होगा, तो 6 4 जा 24 और 6 9 जा 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, 6 9 54, नीचे 11 है माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब इसके नीचे 1 रखेंगे ताकि अपना एलसीएम ले सके, एलसीएम आएगा इसका 11, तो माइनस का 24 अपनी जगह, प्लस का 54 अपनी जगह, और 1 से 11 से 11 5 55 हो जाएंगे। ये समझ गए ना एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इन दोनों का एलसीएम या तो 11 आ गया, इसका इसमें 1 टाइम 1 को करेंगे तो वो एज इट इज आना है, फिर 1 का 11 में क्या तो 11 को माइनस के 5 से तो माइनस का 55 हो गया, 11 5 55। अब यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो एज इट इज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y, ये हो जाएगा इससे तो माइनस का 33, 11 33, ये हो गया वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ कि यहाँ माइनस का 54y है, माइनस का 55y है, तो माइनस का 24 और माइनस का 1y बच गया, भाई माइनस के 55 है प्लस का 14 तो 1 बचा माइनस का, और बराबर में माइनस का 33। अब क्या करो 24 को अपनी जगह रहने दो, उसको इधर ले आओ 33 को, ताकि प्लस में वैल्यू बन जाए, y को इधर भेज दो तो y प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 33 में 6 और 3 9 बच जाएंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है 33 प्लस की है। बस ये जो y की वैल्यू आई ना, y की जो वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, आपको कोई से में रख दो जहाँ से ईजी पड़े, इसमें रख देते हैं 3 में, ठीक है, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में जब रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 9 और y की जगह भी 9 अपॉन 11, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 प्लस का 81 अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 में से 4 जाएंगे तो 77 प्लस की नीचे 11, इसकी टेबल से 11 की टेबल से पूरा प्रॉपर कट जाएगा, 11 की x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब 9 y की 9 है, x की 7 है, अपन को क्या चाहिए था फ्रैक्शन, x और y की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, तो आंसर लिख देंगे अपन देयरफॉर फ्रैक्शन, अतः भिन्न x की वैल्यू तो 7 ऊपर लिखेंगे और y की वैल्यू 9 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर, तो इजी बहुत है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे इसका लास्ट छठा पार्ट देखो, काफ़ी बढ़िया है ये भी 6 पार्ट, इसको अच्छे से समझिए, सारे क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये आते हैं, सब बहुत काम के हैं। ये यूँ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहले आपको बस इतनी सी लाइन पढ़ के रुक जाना है। 5 years ago hence the age of Jacob will be 3 times of his son। मतलब ये है कि जो जेकब हैं, इसका मतलब जेकब एक आदमी है, उसका एक बेटा है, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसके बेटे से 3 गुनी। तो आपको पता है कि जेकब की कितनी है, उसके बेटे की कितनी, नहीं पता। जब ऐसी कंडीशन में नहीं पता तो अपन को क्या करना है, मानना है कि माना कि जेकब खुद की, पहले मान लेते हैं अपन जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान करना है इसको, जेकब की वर्तमान आयु वो है सपोज x वर्ष, यानी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब वो होगी x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स, और अपन मान लेते हैं उसके सन की, ठीक है। तो माना जेकब के पुत्र की वर्तमान, क्योंकि अभी प्रेजेंट से ही अंदाज़ा लगा पाएंगे अपन, वो मान लेते हैं अपन y वर्ष, यानी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन वो सपोज y ईयर्स। ये अपन मान लेते हैं कि दोनों की, उसके बेटे की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट से फिर आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे, सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान की मानना बहुत ज़रूरी है। माना कि खुद की वर्तमान x वर्ष है
और उसके बेटे की y वर्ष है, ठीक है। अब उसकी बात पे चलते हैं। उसने कहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है जैकब की एज, जैकब की आयु, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स लिख देता हूँ, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स हैंस बोल दो चाहे 5 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज, ठीक है, जैकब्स एज वो हो जाएगी, x तो पहले ही था, अभी x है, तो 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स। और इसी तरह आफ्टर 5 ईयर्स जैकब के उस बेटे की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज, वो हो जाएगी y प्लस 5। सेम टू सेम लाइन लिखनी है कि 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स जैकब सन एज, वो ये हो जाएगी। चलो x प्लस 5 और x प्लस y प्लस 5, ठीक है, ये इसने कहा। लेकिन उसने कहा कि अभी सुनना मेरी बात, 5 वर्ष बाद इतना ही करें अपन अभी, 5 वर्ष बाद अगर 5 वर्ष बाद सीधी सी बात है, अगर जैकब की 5 वर्ष बढ़ेगी तो उसके बेटे की भी तो 5 बढ़ेगी, इसलिए अपने दोनों में 5-5 जोड़ दिया। अब फिर उसने कहा कि उसके पुत्र की जो आयु है ना वो उसकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद। अब देखते हैं अपन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति क्या है वो देखो। पहली स्थिति है तो x प्लस 5 और इसकी है y प्लस 5, ये तो जैकब, ये जैकब का पुत्र। अब दोनों को मैंने कहा था जब भी ये 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 4 टाइम्स हो, हमेशा क्या करना है अपन को, बराबर करना है। तो अभी जैकब इससे 3 गुना है, मतलब ये 3 टाइम छोटा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15, सॉरी 3y और 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा 15। अब क्या करना है, x और y एक तरफ, 3y को उधर ले आओ, 15 अपनी जगह ही है, 5 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अपना x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब नेक्स्ट बात उसने कही 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब बैक, पीछे, तो 5 वर्ष पूर्व, ये ऊपर हेडिंग लिख देना बस, यानी कि 5 years अगो, ठीक है। और फिर नीचे सीधा क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेंगे, ये लिख के 5 years अगो में क्या होगा कि जो जैकब है वो कितने साल कितने का है, x का, तो ये लो 5 साल पहले का, और उसका जो बेटा है y का, तो 5 साल पहले का, ठीक। y माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पे बाद में, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब गई, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 टाइम्स, तो सीधी सी बात है ये 7 गुना बड़ा था, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी छोटा होता है उसको बराबर करने के लिए उतने टाइम जितना देर का उससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा x अपनी जगह, 7y को अंदर ले आओ, माइनस 35 अपनी जगह है ही, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5, देखो, ठीक है। ये कोई प्लस माइनस का ध्यान रखना थोड़ा सा, और तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये बन गया इक्वेशन सेकंड। बाकी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या कहता है, ये कहता है x माइनस 3y बराबर 10, सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। 3 की वैल्यू रख देंगे, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन आपका हो जाएगा 2, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ कर देंगे 10 प्लस 3y, x की वैल्यू, ठीक है, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा 4y, क्योंकि 3 तो प्लस के 7 माइनस के, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस की बड़ी वैल्यू बचेगी। तो अब क्या करो, 10 अपनी जगह रहने दो, 30 को इधर ले आओ, तो 30 हो जाएगा प्लस का, 4y को उधर भेज दो ताकि वैल्यू प्लस में ईजी सॉल्व होती है, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। नेक्स्ट हो जाएगा 40 बाई 10 और 30 40 हो गया, इक्वल्स टू 4y, तो ये 40 आउट ऑफ 4, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ये लो y की वैल्यू 10 आ गई, x की ओर चाहिए, तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन
इक्वेशन 3। सब में सेम सिस्टम, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। 3 में रखने पर 3 ये रहा, तो x बराबर 10 प्लस 3y, 3y मतलब y की जगह 10, देखो x का तो x, 10 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई की जगह 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 30, भाई 30 हो गया ना ये मल्टीप्लाई होने पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। x 40 है, y 10 है। पूछा क्या था इसने कि दोनों की एज बताओ, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। तो लिख देना देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब का मतलब x, तो जैकब तो हो गया 40 साल का, यानी कि 40 वर्ष का, और उसका बेटा क्या हो गया, यानी कि सन, पुत्र की आयु अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी y का मतलब 10 साल का, ठीक है, 10 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया, अच्छे से लिख देना। अब देखो सिस्टम क्या हुआ कि उसने जो बात कही थी उस पर ध्यान देना है। ये 40 साल का है तो वो 10 का है, ठीक है, ये था। और जो भी उसकी बातें थी उसके अकॉर्डिंग अपन को पहले इक्वेशन बनानी, दोनों को सोल्व करनी है। तो बहुत बढ़िया, ये तीनों ही क्वेश्चन, इसके पहले वाले 3 भी, इनको बहुत अच्छे से करना है। 3.3 इसके साथ ही अपनी कंप्लीट, ठीक है, ओके।